स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। तो आज हम एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक, ये जो है फ्लेमिंगो क्लास 12 के चैप्टर 6 है। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। पोएट्स एंड पैनकेक, पोएट्स एंड पैनकेक इस चैप्टर का नाम है। अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। अशोका मित्रन 1931 2017। अशोका मित्रन जो थे इस पूरे स्टोरी के राइटर थे और उनका जो जन्म था वो 1931 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी वो 2017 में हुई थी। अ तमिल राइटर recounts his year at Gemini Studio in his book My Year with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। तो वो जो थे एक तमिल राइटर थे और वो अपने ज़िंदगी के कुछ साल उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में निकाले, वहाँ पे वो काम करते थे। तो वहीं पे वो काम करते थे और उनका जो बुक था, उन्होंने एक बुक भी लिखा था माई ईयर विथ बॉस, जो उनके मूवीज़ के बारे में थोड़ी बहुत बता रही थी। तो इंडिया में ये स्टूडियो था। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेटअप इन 1940। जेमिनी स्टूडियो जो था वो चेन्नई में था, साउथ में था और वो 1940 में खुला था। It was one of the most influential film producing organization of India in the early day of India filmmaking। तो ये था इंडिया में फिल्म जो बनती थी पहले के ज़माने में 1940 में। तो जब फिल्म बनती थी तो ये पूरे इंडिया के जो फिल्म प्रोड्यूसिंग हाउस थे उसमें का ये वन ऑफ द बेस्ट हाउस था। इट्स फाउंडर वाज एस एन बासन, इसके जो डायरेक्टर थे वो एस एस बासन थे। ठीक है। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल। और जो जेमिनी स्टूडियो में ये जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं, इनका जो काम था वो था पेपर को कट करना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर को कट करते थे और कट करके उन्हें फाइल में लगाते थे। Many of these had to be written out by hand। और उनमें से बहुत तो ये थी कि वो हाथ से भी लिखे जाते थे, वो हाथ से वो खुद लिखते थे। Although he performed an insignificant function, he was most well informed of the all members of Gemini Studio। यहाँ तक वो पेपर कट करने का तो काम वो करते ही थे, वो बहुत वेल परफॉर्म थे, वो उनको और भी एबिलिटीज़ आती थी। तो वो जेमिनी स्टूडियो के फैमिली के सबसे अच्छे व्यक्ति थे, मल्टी टास्कर थे वो। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर विथ बॉस। और उनका जो बुक था माई ईयर विथ बॉस वो उनके बहुत सारे बुक्स में से एक थे। तो आइए जानते हैं। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो पैनकेक है, हमारा जो इस चैप्टर का जो टाइटल है पैनकेक, वो है एक मेकअप मटेरियल का नाम है, यानी एक मेकअप का जो नाम होता है वो ब्रांड है, उस मेकअप ब्रांड का नाम है। और वो जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर के आता था। ग्रीटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज इट। जो ग्रीटा गार्बो थी वो उस मेकअप को लगाती थी, मिस गोहर भी उस मेकअप को लगाती थी। बैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज इट, बैजंती माला भी उस मेकअप को लगाती थी। बट रत्नी अग्निहोत्री में नोट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन जो रत्नी अग्निहोत्री थी वो शायद इसके बारे में नहीं सुनी थी, इस मेकअप के बारे में। The makeup department of the Gemini Studio was in the upper stair of a building that was believed to have been Robert Cliff's stable। तो ये जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक जो बिल्डिंग था उसके ऊपर था, उसके ऊपरी महले पर था। तो लोग ऐसा कहते थे कि ये रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल है। और डजन अदर बिल्डिंग्स, और बहुत भी बिल्डिंग्स थे इन द सिटी में, और बहुत भी बिल्डिंग थे। आर सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस। तो शहर में और भी बिल्डिंग थे बहुत सारे जिसमें उसका निवासी बताया जाता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। अपने छोटे से जीवन और मद्रास में, उसमें छोटी सी मद्रास के इलाके में वो रहता था, तो उसका जीवन भी काफ़ी छोटा था और मद्रास में उससे भी छोटी निवासी के हिसाब से लगता था। रॉबर्ट क्लीव्स सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूवीज़। रॉबर्ट क्लीव्स बहुत सारी मूवीज़ किया था, ऐसा लग रहा था। बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया। हालांकि कुछ असंभव युद्ध उसने इंडिया के कुछ कोने में लड़े थे।
and marry a maiden in St. Mary Church in Fort St. George in Madras। और मद्रास के सेंट जॉर्ज फोर्ट की सेंट मेरी जॉर्ज में एक लड़की से शादी करने के अतिरिक्त काफ़ी धूम धड़ाके भी की थी। यानी उसने एक लड़की से शादी किया था एस्टी मैरी चर्च में। द मेकअप रूम had the look of a hair cutting saloon with lights all the angles around half a dozen large mirror। यानी जो मेकअप रूम था ऐसा लग रहा था कि मानो कि जो बाल करते हैं यानी जो बार्बर की जो दुकान होती है बिल्कुल उसी की तरह मेकअप रूम भी लग रहा था। और मेकअप रूम में आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे थे, चारों ओर से लगे थे और हर कोन में बल्ब लगे हुए थे। दे वेयर ऑल इन कैंडेसेंट लाइट। और वो पूरे जो लाइट्स थे वो आग जैसे लाइट थी। सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। इसीलिए आप कल्पना कर सकते हो कि जिनका मेकअप होता होगा उन्हें आग का कैसा दुख झेलना पड़ता होगा। यानी मेकअप रूम जो था वो पूरा येलो लाइट था, आग जैसी लाइट थी उस पर, और ऊपर से बहुत सारे मिरर भी थे। तो जो मेकअप करवाते होंगे उन्हें कितना दुख झेलना पड़ता होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो पहले एक बंगाली हेड था उसका, बंगाली उसे सब देखभाल करता था। लेकिन अब वो स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया था, उसका बड़ा विभाग बहुत बड़ा था और उसने उस स्टूडियो को छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन हु वाज असिस्टेड बाई अ धरवार कनाडिगा एंड आंध्रा। तो अब बेंगली तो चला गया था। तो उसके बाद वो एक महाराष्ट्रियन आया था जिसकी सहायता के लिए एक धारावार कन्नड़ी काम करता था, एक आंध्रा था। मद्रास इंडिया क्रिश्चियंस एंड एंग्लो बर्समीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। और वहाँ पे बहुत विभिन्न तरीके के लोग काम करते थे। लोकल तमिल्स पे थे, मद्रासी थे, हिंदुस्तानी ईसाई थे, एग्लो बर्मी थे और सामान्य और सारे लोग भी थे। बहुत कास्ट के लोग वहाँ काम करते थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ अ नेशनल इंटीग्रेशन along बिफोर द AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जितने भी कास्ट के लोग यहाँ काम करते थे ये सब देख के ऐसा लग रहा था, ये सब इससे पता चलता था कि AIR और दूरदर्शन के राष्ट्रीय एकता पर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट प्रारंभ करने के बहुत पहले ही बड़ी मात्रा में वहाँ राष्ट्रीय एकता थी। यानी कोई भी राष्ट्रीय एकता पर कोई भी प्रोग्राम चालू करने से पहले ही जेमिनी स्टूडियो में राष्ट्रीय एकता थी। बहुत विभिन्न प्रकार के लोग वहाँ काम करते थे, अलग अलग कास्ट के। This gang of nationality intrigued makeup man could turn any decent looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of a truck load of pancake and a number of other local made potions and lotions। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता से जुड़े मेकअप मैनों का ये गिरोह था। किसी भी अच्छी खासी शकल सूरत वाले इंसान को ट्रक पेनकेक और अन्य बहुत सारे लोशन पोशन द्वारा उसे बहुत ख़राब बना देते थे। इतना ना ज़्यादा उस पर मेकअप करते थे कि वो आदमी थोड़ा मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता था। दोज वेर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। उस समय बहुत हम बाहर तक दूर तक लोग शूटिंग करने नहीं जाते थे। जितनी भी शूटिंग्स होती थी वो स्थानीय इलाकों पर ही होती थी और वो एक सेट पर ही होती थी। And only 5% of the film was shoot outdoor। और फिल्म का मात्र 5% फिल्म की शूटिंग खुले में होती थी, बाहर होती थी। I suppose the sets and the studio light need the girl and boy to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो लड़की और लड़के स्टूडियो में आते हैं और अपना मेकअप कराते हैं तो लड़कों को बदसूरत बनाने की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें सिनेमा में प्रस्तुत योग्य बनाया जा सके। तो वो मेकअप जो करते हैं ताकि वो सिनेमा में वो काम कर सके। अ स्ट्रिक्ट हेरिटेज वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। और जो मेकअप डिपार्टमेंट विभाग था
उसमें ऊंचे नीचे क्रम का बड़ी कठोरता से पालन होता था। द चीप मेकअप मैन मेड द चीप एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली। और वो जो मेकअप मैन था, मुख्य रूप से जो मेकअप का काम करता था, वो बाकी अभिनेता और अभिनेत्रियों को बदसूरत बना देता था। ऐसे तो लोग कहते हैं कि मेकअप से लोग खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन वो इतना ना मेकअप थोपता था कि वो बदसूरत बना देता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन। और उसके जो सीनियर असिस्टेंट थे, जो उसका वरिष्ठ सहायक था, दूसरे हीरो हीरोइन को बदसूरत बनाने में लगा था। कठिन सहायक कॉमेडियन को तैयार करते थे, एंड सो फोर्थ, और आगे भी काम चलता रहता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और जो लोग भीड़ भीड़ का जो अभिनय करते थे, जो लोग भीड़ बनाते थे, उनका जो मेकअप था वो सेटअप बॉय करता था, ऑफिस बॉय करता था। Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. On the day when there was a crowded shooting, you would see him mixing his paint in a गिल्ट वेसल। और जिस आप देख सकते हो कि जिस आप जानते हो, यहाँ पे देखोगे इस पोएम में कि इस स्टोरी में कि जिस दिन क्राउड का शूटिंग होता था, यानी भीड़ भाड़ की शूटिंग होती थी, तो भीड़ भाड़ में जितने भी लोग शूटिंग करने वाले होते थे, यानी भीड़ की जो शूटिंग करने वाले लोग होते थे, उन्हें भी मेकअप लगाना होता था। तो आप देख सकते हो कि क्या करते थे, जो मेकअप ऑफिस बॉय था वो एक बड़ा सा वेसल में, बड़ा से बकेट में, बड़ा सा बर्तन में पेंट को घोल लेता था, मिक्स कर लेता था। स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। और देखिए यहाँ पे कितनी हंसी वाली बात है। और बड़ा सा घोल लेता था और सबके चेहरों पे एकदम लगाते जाता था, लगाते हुए चेहरे की सतह को एक एक करके लगाते जाता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी वन पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और वो क्या करता था, जिन भी लोगों के फेस पे वो मेकअप लगाता था, उनके फेस पर छोटे छोटे, आप देखते हो कि किसी भी बहुत लोगों की फेस पे छोटे छोटे पोर होते हैं, दाने होते हैं, छेद होता है, होल होता है, तो मेकअप से उन सभी होल को वो बंद करने में लगा होता है। ही वाजंट एग्जैक्टली अ बॉय, वो हालांकि वो एक लड़का नहीं था। ही वाज इन हिज अर्लियर 40s, वो अभी बस 14 साल का ही था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो अपने उम्र के 4 दशक पार कर चुका था, यानी कि वो अभी एक लड़का नहीं था, वो 4 दशक पार कर चुका था। Having entered the studio years ago and in a hope of becoming a star actor or a top screenwriter, यानी कि यहाँ पे ये था कि वो अपने उम्र का काफ़ी समय पार कर चुका था, यानी कि वो अब लड़का नहीं रहा था, समझिए कि उसका आधा उम्र पार हो चुका था। तो वो स्टूडियो में इस बहुत साल पहले आया था, इस आशा में आया था कि वो स्टूडियो आएगा तो एक स्टार एक्टर बनेगा और नहीं तो टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, या तो डायरेक्टर बनेगा या तो लिरिक्स राइटर बनेगा, कुछ भी बनेगा, इन सब चीज़ों में से ही बनेगा। ही वॉज अ बिट ऑफ पोएट, लेकिन वो एक पोएट ही, छोटा मोटा शायर ही बन के रह गया। इन दोज डे आई वॉकड इन अ क्यूबिल्स टू होल साइड ऑफ विच वेयर फ्रेंच विंडोज़। उस समय मैं एक क्यूबिल, छोटा कमरा में काम करता था जिसकी 2 पूरी दीवारें फ्रेंच खिड़की थी। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वेयर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। मैं उस समय नहीं जानता था कि इसे फ्रेंच विंडोज़ कहते हैं। Seeing me sitting at my desk tearing a newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. तो मैं अपने डेस्क पर बैठकर हर रात दिन बस न्यूज़पेपर को कट करते रहता था। तो जो लोग वहाँ से आते जाते थे वो लोग ये सोचते थे, ओहो इसको तो कुछ काम ही नहीं है, बस क्या करो, बस रात दिन बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो, ये भी कोई काम है। तो लोग बस यही सोचते थे। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू। और ऐसा भी लगता था कि बॉस भी जो थे, यानी हमारे ऊपर के जो मालिक थे, वो भी शायद यही सोचते हूँ। सो anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubic and deliver an extended lecture. तो देखिए यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है कि जिससे भी
अतः जिसे भी लगता था कि मुझे कोई काम दिया जाना चाहिए, यानी कि मेरे पास कोई काम नहीं, बस मैं न्यूज़पेपर बैठ के फाड़ता हूँ, तो वे लोग क्या करते थे, मेरे कमरे में चले आते थे और मुझे एक बड़ा सा काम देकर, यानी भाषण वगैरह या काम देकर चले जाते थे। बहुत बोलते थे कि तुम्हें कोई काम है, ये भी कोई काम है, काम कर रहे हो तुम। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go invest a department fit only for barbers and pervers। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो लड़का था उसने निश्चय किया कि मुझे, उस मेकअप डिपार्टमेंट के बॉय ने निश्चय कर लिया कि मुझे ज्ञात होना चाहिए कि कैसे महान साहित्य प्रतिभा को उस जगह नष्ट होने दिया जा रहा है। यानी उसका जो प्रतिभा है, मेकअप बॉय जो कह रहा है, मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय है वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत प्रतिभा है और यहाँ पे मेरी प्रतिभा को वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है इसमें सिर्फ नाई और नालायक पुरुषों के लिए ही ये जगह है, यानी मेरी टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है। वो लड़का बोल रहा है जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। और बहुत जगह मैं प्रार्थना करने लगता कि हर समय भीड़ की शूटिंग चलती रहे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज इपिक्स। और इससे कम कोई चीज़ मुझे उसके लेक्चर से बचा ही नहीं सकती। यानी यहाँ पे ये बोल रहे हैं ऑथर कि अगर शूटिंग चलती रहती क्राउड की तो वो मेकअप में लगा रहता, वो मेकअप करता तो मुझे उसकी भाषण से छुट्टी मिल जाती। लेकिन मैं प्रार्थना करता था भगवान से इन ऑल इंटेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो वो फ्रस्ट्रेशन में, यानी वो गुस्से में, you will have find the anger direct toward a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced all this वो। तो आप देखोगे कि वो गुस्सा जो है वो गुप्त रूप से एक ही व्यक्ति के प्रति वो गुस्सा दिखाया जा रहा था, और मेकअप विभाग के इस व्यक्ति को विश्वास था कि उसे सारे दुख, अपमान और अवहेलना जो है वो मिल रहा है। इग्नोमिकली एंड नेग्लेक्ट वे ड्यू टू कोठा मंगला सुब्बू। तो ये बता रहे हैं कि उन्हें जितना भी दुख झेलना पड़ रहा है, जितना भी उन्हें गुस्सा आ रहा है, वो सिर्फ कोठामंगला सुब्बू की वजह से आ रहा है। यानी कोठामंगलम सुब्बू के कारण उन्हें दुख हो रहा है। अब देखते हैं कोठामंगलम सुब्बू कौन है। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सुब्बू जो है जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 था, यानी नंबर 1 पे तो डायरेक्टर थे, नंबर 2 पर सुब्बू थे। ही वुड नॉट हैव हैड अ मोर इंक्रीजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि फिल्मों में उसका प्रवेश हमारे बड़े उम्र के मेकअप बॉय से अधिक उत्साहवर्धन नहीं हो सकता है। ऑन द contrary, he must have had to face more uncertain and difficulties time। यहाँ तक कि उसे अवश्य ही अधिक निश्चित और कठोर समय का सामना करना पड़ता होगा, है ना। तो बहुत सारे डिफ़िकल्टी से वो गुजरता है। फॉर व्हेन ही बिगिन हिज कैरियर, जब उसने अपने कैरियर का शुरुआत किया था, देयर वेयर नो फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़। तो जब उसने अपने करियर का शुरुआत किया था तो पक्के तौर पर स्थापित कोई फिल्म कंपनी नहीं थी, स्टूडियो नहीं थी। एवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन सिंपली फॉर्मल एजुकेशन, शिक्षा में भी विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में, सुबू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिसिएबल लीड ओवर आवर बॉय। तो सुबू जो है हमारे बॉय से कुछ खास बेहतर ना पा सका होगा। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेकअप बॉय है उससे सुबू खास, मतलब उसका जो जिज्ञासा है फिल्म में जाने की नहीं होगी, मेकअप बॉय की उससे भी ज़्यादा है। बट बाई बर्थ ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मीण अ वर्ज इन नीडेड ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्यूल्ड सिचुएशंस एंड पीपल। तो यहाँ पे ये बता रही है ये लाइन कि ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करता था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ये वाकई कारण था, उससे अवश्य ही अधिक धन्यवान परिस्थिति और व्यक्तियों का संपर्क मिला होगा। यानी वो थोड़े से अच्छे सिचुएशन से बिलोंग करता होगा। He had the ability to look cheerful at all time, even after having had a
हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। वो हमेशा जो है वो हर समय क्या बहुत अच्छा रहता था, खुश रहता था, यहाँ तक कि उसकी फिल्म जो है फ्लॉप कर जाती थी फिर भी वो काफ़ी खुश रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उसे हम हर वक्त किसी न किसी के लिए काम रहता था। ही वुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो अपना काम जो है वो हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ काम रहता था और वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसकी सारी रचना क्षमता अपने प्रमुख के लाभ के लिए अर्पित थी, यानी उसका जो निष्ठा था, भाव था, वो काफ़ी अच्छा था, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। ही वॉज अ ट्रेलर मेड फॉर द फिल्म, वो फिल्म के लिए ट्रेलर बनाता था। हेयर वॉज अ मैन हु वुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, यहाँ पे एक आदमी था, वो फिल्म के लिए तो ट्रेलर बनाता था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो फिल्मों के लिए ट्रेलर बनाता था और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो आज्ञा पाकर प्रेरित हो सकता था। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल हर बट टेक्स पिटी ऑन द क्यूब्स एंड टेंड देम लवली, पानी के नीचे चूहा या बाघिन से लड़ता है और उसे मार देता है, पर बाघिन ने बच्चों पर तरस खाता है और प्यार से उससे उसकी देखभाल करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुबु वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ रैट पोरिंग अफेक्शन। तो फिर यहाँ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक सीन करना था जहाँ पे एक चूहा था और वो बाघ से लड़ रहा था पानी के अंदर और उसने उसको मार दिया, लेकिन उसे उसके बच्चों पर काफ़ी दया आ रही थी और वो सोच रहा था कि मैं अब इस बच्चे का लालन पालन करूँगी। तो ये एक सीन था जिसे क्रिएट करना था, जिसे बनाना था। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, मैं नहीं जानता कि सीन को कैसे करना है। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर ने कहा, एंड सुबु could come out with 4 ways of the rat pouring affection on his victim of spring, और सुबु वहाँ फटाक से आ जाता है। तो जैसे ही प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे नहीं आता कि ये कैसे किया जाता है, तो सुबु 4 तरीके बताएगा जिससे चूहा शिकार के बच्चों को पर प्यार लुटा सकता है। तो सुबु जल्दी से आ जाता है और वो बताने लगता है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुबु। तो यहाँ पे ये बताना, हाँ सुबु ने कहा कि मैं बता देता हूँ कि कैसे चूहा ये सब करेगा, यानी कि ये फिल्म का मेकिंग हो रहा था। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि मुझे नहीं अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, प्रोड्यूसर ने कहा। और एंड इन अ मिनट सुबु वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, और एक ही मिनट में जैसे ही प्रोड्यूसर ने कहा सुबु के अंदर 14 और विकल्प आए हैं, 14 और ऑप्शंस आ गए इसको बनाने के लिए। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विथ अ मैन लाइक सुबु अराउंड। तो फिल्म मेकिंग जो था वो हो रहा था, और जैसे सुबु जैसा इंसान अगर हमारे साथ होगा तो फिल्म मेकिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। Ever there was a man who gave direction and definition to the Gemini Studio during its golden years. तो सुबु जैसा आदमी अगर होगा तो फिल्म तो अच्छा बनेंगे ही, और अगर कभी ऐसा आदमी हुआ जिसने जेमिनी स्टूडियो को स्वर्ण काल में उसे दिशा और परिभाषा दी तो ये वो व्यक्ति सुबु था। इट वॉज सुबु, वो सुबु था। सुबु हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एट अ पोएट एंड थॉट ही वॉज certainly capable of more complex and higher form। तो यहाँ है कि सुबु जो है उस अपने आइडेंटिटी की वजह से वो काफ़ी दूसरों से काफ़ी अलग है। वो एक पोएट है और कई हद तक वो बहुत सारे उसके पास आइडियाज़ है, हायर फॉर्म है, वो कम्प्लेक्स है, वो पोएट भी है और बहुत सारी उच्चम कृतियाँ भी उसके पास है। He deliberately chose to address his poetry to the masses। लेकिन उसने ये चूज़ किया है कि उसका पोएट्री जो है वो थोड़ी से ऊपर
रूप में होगी। His success in film overshadow and dwarfed his literary achievement, और so his criticized felt। उसका जो वो कवि था छोटा मोटा, लेकिन वो निश्चित रूप से अधिक जटिल और ऊंची कामों के लिए योग्य था। He composed several truly organized story poems in folk refrain and diction, and also wrote on a sprawling novel, Tilana Mohana Mohan Ambala, with dozens of very deftly etched characters। तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये ऑथर बता रहा है कि फिल्म वो उसने जानबूझकर अपनी कविता सामान्य जन को संबोधित किया। फिल्मों में उसकी सफलता ने उसे साहित्य उपलब्धियों को कम महत्वपूर्ण और बौना कर दिया था। यानी कि उसने बहुत सारे डिटेक्शन लिखे थे, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। उसने ये तिलाना भी लिखा था, बहुत सारी कैरेक्टर्स भी लिखी थी, तो वो मल्टीटास्कर था, हमने आपको पहले ही बताया था। ही क्वाइट सक्सेसफुली recreated the mood and manner of Devdasi of the earlier 20th century। उस तो 20वीं शताब्दी की जो देवदासी थी, उनका जो काम था वो काफ़ी अच्छे रूप से रखा हुआ था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक बहुत अच्छा एक्टर भी था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स बट वाट एवर, वो कभी भी लीड रोल से थका नहीं था, यानी उसने कभी लीड रोल को मना किया नहीं, प्रमुख रूप से भूमिका की इच्छा नहीं की। But whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main player। लेकिन जो भी उसने काम किया था, जो भी रोल उसे मिलता था, उसने बहुत अच्छे से उसे परफॉर्म किया। ऐसे लगता था जैसे कि उसने वही एक्टर है और बहुत अच्छे से उसने परफॉर्म किया। He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence of for dozens of near far relations and acquaintances। वो जो था बहुत अच्छा, किसी को प्यार भी करता था, वो बहुत बहुत सीधा व्यक्ति था, और उसका जो घर था, his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances। और उसका जो घर था वो काफ़ी, वो यहाँ के, और उसका जो घर था और दूर के नाते रिश्तेदारी और परिचितों का जो स्थानीय निवासी था, उसका घर दर्जनों पास था। It seems against Subbu nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them। सुबू का जो नेचर था वो काफ़ी अच्छा था, वो बहुत लोग उस पर निर्भर थे, वो कितने लोगों को खाना और सहारा दे रहा था, बहुत अच्छा इंसान था। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रूवेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज, वो काफ़ी अच्छा व्यक्ति था। यही कारण था कि लोग उसे, पता नहीं, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था पर फिर भी साधारण व्यवहार वाला था, लेकिन लोग उसके काफ़ी दुश्मन थे। Was it because he seemed so close and intimate with the boss? इसीलिए लोग उसके दुश्मन थे क्योंकि वो बॉस के काफ़ी करीब था। और was it his general demeanor that resembled a psychopath, or his readiness to say nice things about everything? या फिर उसका साधारण व्यवहार था जो एक चापलूसी जैसा था, या हर बात के बारे में अच्छी बातें कहने की उसकी तैयारी। तो लोग इसलिए उससे नफरत करते थे कि वो हर बार वो लोगों के लिए अच्छा ही करता था, अच्छी चाहता था, बात चाहे जो हो। मेकअप विभाग में ये व्यक्ति था जिसके बारे में बुरी से बुरी बातें चाहते थे। इन एनी केस देयर वाज हिज मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द राइट थिंग फॉर सुबू। कुछ भी हो, मेकअप विभाग में ये एक व्यक्ति था जो उसके बारे में बुरी से बुरी बातें चाहता था। और वो कौन था? तो वो वही था, मेकअप डिपार्टमेंट का जो मेकअप करता था वही लड़का था। यू सो सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल।
आपने सुबह को हमेशा मालिक के साथ देखा होगा, पर हाजिरी रजिस्टर के साथ। He was grouped under a department called the Story Department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. आपने देखा होगा कि वो एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्टोरी डिपार्टमेंट। उसके अंदर एक लॉयर है, एक असेंबली राइटर है और पोइट्स है, उसमें उसका काम है। द लॉयर वाज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र। जो लॉयर है वो कानूनी सलाहकार के नाम से जाना जाता है। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उसे उसके जिक्र से उल्टा कर बुलाता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती थी, बहुत ही थी, लेकिन वो थोड़ी तुनक मिजाज की थी, यानी बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाती थी। वंस बिलो ओवर ऑन द सेट, एक दिन सेट पे, while everyone stood stunned, जब वो एक दिन सेट पर आई, जब सब लोग अपने अपने काम में थे, तो सब वो सेट के ऊपर भड़क गई। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। तो लॉयर जो था वो भड़क गई, वो गुस्सा कर रही थी, तो लॉयर ने धीरे से रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया ताकि उनका आवाज़ रिकॉर्ड होते रहे। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर द ब्रेथ, जब एक्ट्रेस जो थी सांस लेने के लिए रुकी, वो एक लगातार बोल रही थी, तो जब वो सांस ली, द लॉयर सेड टू हर 1 मिनट प्लीज़। तो लॉयर ने उनसे कहा 1 मिनट प्लीज़ रुकिए। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग चला दिया। देयर वॉज नथिंग इंक्रीमेंटिंग और unmentionability fall about the actress treat against the producer। उसमें कुछ भी अपराधपूर्ण नहीं था, कथनीय ना था, लेकिन वो अभिनेत्री ने निर्माता के ऊपर बहुत वो भड़की हुई थी, तो उस आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा था। बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम। लेकिन जब उसने अपना आवाज़ वापस से उस रिकॉर्डिंग से सुना तो वो एकदम ठंडी पड़ गई। A girl from the countryside, she had not gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistatics that she had found herself captivated into। तो जो लड़की बाहर से आई है वो इन सब चीज़ों से गुजरी नहीं है, तो उसे नहीं पता है कि ये सब कैसे होता है ना, तो वो नहीं जानती थी। She never quite recovered from the terror she felt that day। और वो जो डर उसने उस दिन महसूस किया था, उससे वो कभी बाहर नहीं आ पाई। That was the end of a brief and brilliant acting career, the legal advisor। और यहीं पे एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस का, टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर ख़त्म हो गया, यानी वो डर कर वहीं पे ख़त्म कर दिया उसने अपना कैरियर। और ये जो है कानूनी सलाहकार की वजह से हुई थी। Who was also a member of the story department, है जो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था। Had unwittingly brought about the sad end, और जिसने बहुत ही दुखपूर्ण अंत कर दिया था रिकॉर्डिंग चालू करके। While every other member of the department wore a kind of uniform खादी धोती with a slightly oversized and cleanly tailored white खादी शर्ट। और जो उस डिपार्टमेंट के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी उस डिपार्टमेंट के व्यक्ति थे, वो खादी की धोती के ऊपर बड़े साइज़ की बड़े बड़े भद्दे ढंग से सिली हुई कमीज पहनते थे। The legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail। तो जो कानूनी सलाहकार था वो पैंट और टाई पहनता था और कभी कभी एक छोटा कोट भी जो डाकिये के कोट जैसा लगता था। Often he looked alone and helpless। हमेशा वो अकेला और लाचार नजर आता था। A man of cold logic in a crowd of dreamers, a natural man in an assembly of Gandhits and Khadits। तो
तो वो हमेशा लाचार और दुखी नज़र आता था। स्वप्न देखने वाले लोगों के बीच, यानी ठंडे तर्क की बात करने वाले व्यक्ति, गांधीवादी और खादीवादी लोगों के बीच वो रहता था। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वेर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म। जो भी लोग बॉस के नज़दीक थे, अन्य बहुत से लोगों की तरह उसे एक फिल्म बनाने की अनुमति मिली थी। A lot of rock stock and pancake were used on it, और उनके ऊपर जो था बहुत सारा मेकअप का सामान खर्च किया गया। Much came of the film. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. तो यहाँ पे था कि फिल्म से कुछ खास नहीं निकला और फिर एक दिन बॉस ने कहानी विभाग बंद कर दिया, और शायद मानव इतिहास में ये पहली घटना थी जिसमें किसी वकील की नौकरी छूट गई कि कवियों को घर भेज दिया गया। यानी कि मतलब ये है कि वो वकील जो था वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम किया करता था, और उसने बॉस के पास वो गया और उसने एक फ़िल्म बताई कि हम ये फ़िल्म बनाएंगे। बॉस ने बहुत खर्चा भी किया, लेकिन उस फिल्म से कुछ खास नहीं निकला, तो उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। और ये यहाँ पे थोड़ी सी एक टिप्पणी भी है कि आपने देखा होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा कि इतिहास में वकील की नौकरी छिन गई क्योंकि कवियों को घर भेज दिया गया। तो वकील और कवियों से कुछ संबंध नहीं है। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट लाइक S.D.S. योगेर, सगनू सुब्रमण्य, कृष्णा शास्त्री एंड हरिनाथ चट्टोपाध्याय। तो जेमिनी स्टूडियो जो था एक बहुत अच्छी जगह थी, विभाग था जो SDM, योगीनार, सगू सुब्रमण्य, कृष्णा शास्त्री, हरिनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का मनपसंदीदा जगह था। इट हैड एन एग्जैक्टली मेस विच सप्लाई गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। तो यहाँ पे एक शानदार मेस भी था जहाँ सारा दिन और रात में अधिकांश समय बढ़िया कॉफ़ी मिलती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibition, and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. तो उस समय जो था कांग्रेस जो था वो दिन कांग्रेस राज्य का मतलब नशाबंदी होता था, और कॉफ़ी के कप में मिला अपेक्षाकृत एक मनोरंजन माना जाता था। यानी कॉफ़ी लोग पीते थे तो समझते थे कि हाँ मनोरंजन हो रहा है। जैसे कभी कभी लोग एक जगह साथ में बैठते हैं तो बोलते हैं चलो चाय पी लेते हैं, तो मनोरंजन भी हो जाती है। बैरिंग द ऑफिस बॉय एंड अ कपल ऑफ क्लर्क, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर्स। ऑफिस बॉय और 2 क्लर्कों को छोड़कर हर के चेहरे पर फुर्ती होती थी। अ prerequisite for poetry. Most of them were khadi and worshipped Gandhi, but beyond that they had not the faintest appreciation for the politic thought of any kind. तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सभी लोग काफ़ी फुर्ती में लग रहे थे, बस ऑफिस बॉय और 2 क्लर्क को छोड़कर सब काम में थे। जो सभी लोग कविता की आवश्यकता में थे। उसमें से अधिकांश लोग खादी पहनते थे और गांधी की पूजा करते थे। भले ही वो राजनीतिक विचारों से जुड़े हुए थे, पर उनमें ज़रा से भी समझ नहीं थी। भले वो गांधी जी की पूजा ही क्यों ना करते हो, लेकिन उनमें ज़रा से भी समझ नहीं थी। नेचुरली दे वेर ऑल एवरेज टू द टर्म कमीशन। हालांकि वे सारे लोग वे सभी कम्युनिज्म शब्द के विरोध थे। कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन। कम्युनिस्ट का मतलब था ईश्वर विहीन व्यक्ति। He had no filial, no conjugal love. He had no conceptions about killing his own parents or his children. वे लोग जो थे वो कम्युनिस्ट का अर्थ था ईश्वर विहीन व्यक्ति, जो ना ही तो अपने माँ बाप को के प्रति उनकी प्रेम थी, ना ही अपने विवाह के प्रति, और ना ही अपने बच्चों के प्रति। तो वो अपने माँ बाप अथवा संतान को भी मारने में कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी। He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. वो हमेशा अच्छे और मासूम लोगों में दंगा फैलाते थे, हिंसा फैलाते थे। Such notation which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally
floated about vaguely among the khadi-clad poet of Gemini Studio. तो उस समय जो था तमिल में, दक्षिण भारत में, ये अन्य भागों में भी सर्वत्र फैला था कि हर समय दंगा होते रहता था। स्वाभाविक था कि जेमिनी स्टूडियो के जो खादी वाले व्यक्ति कवि थे वो भी स्पष्ट रूप से झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, और इसका जो प्रमाण था वो जल्दी ही आएगा। When Frank Buchman Moral Armament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952. जब सन 1952 के किसी समय में जब फ्रैंक बुचमैन की जो आर्मलेड सेना लगभग 200 लोगों के साथ मद्रास आई, they would not have found a warmer host in India than the Gemini Studio. उन्होंने इंडिया में किसी ने कहा, तब शायद उन्हें जेमिनी स्टूडियो से अधिक गर्मजोशी से स्वागत करने वाला भारत में कोई अलग मेज़बान ना मिला, यानी कोई अलग फिल्म प्रोड्यूसिंग हाउस नहीं मिला। जेमिनी स्टूडियो ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, बहुत लोग इस ग्रुप को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहते थे। They weren't very good on the traps and their acquaintance with the animals was only at the dinner table. उनका जो था वे ट्रेम्पिस्ट थे, यानी सर्कस का एक खेल में बहुत माहिर थे, और वो जानवरों से उनका परिचय भोजन की मेज तक ही सीमित था। बट दे प्रेजेंटेड 2 plays इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, वो 2 प्लेज जो था, 2 नाटक को वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे। देयर जोनाथन वेले एंड द फॉरगोटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास। उनका 2 ही शो बहुत फेमस हुआ, एक था जोनाथन वैली और एक था फॉरगॉट फैक्टर। वो जो मद्रास में बहुत बार चले, मद्रास के लोगों ने उसे बहुत देखा। एंड अलॉन्ग विथ अदर सिटीज़ ऑफ द सिटी द जेमिन फैमिली ऑफ 600 सो द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। तो जो प्लेस उन्होंने किया वो मद्रास में चला, मद्रास के बहुत और अलग अलग जगहों पे चला, और जेमिनी स्टूडियो के लोग भी उन्हें बार बार देखे। द मैसेज ऑफ द प्ले वे आर यूजली प्लेन एंड सिंपल होमलीज, और जो नाटक का जो मैसेज था, यानी नाटक का जो मैसेज था वो काफ़ी साधारण और सीधी था। बट द सेट एंड कस्टम्स वेयर फर्स्ट रेट, लेकिन जो सेट और कस्टम्स था, जो कपड़े वे पहनते थे वो बहुत अच्छे थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटीज वेयर trebly impressed, and for some years almost all Tamil play had a scene of sunrise and sunset in a manner of Jantham Valley with a bare stage, a white background, curtains and a tune played on the flute. तो वे लोग इतने प्रभावित हुए कि तमिल में जब भी कोई नाटक या शो होता था मद्रास में, तो बहुत सारे शो ऐसे होते थे जैसे जोनाथन वैली की शो हो, यानी सनराइज़ भी होती थी, सनसेट भी होती थी, सूर्योदय होती थी, सूर्यास्त होती थी। उसमें एक दृश्य दिखाया जाता था कि एक सूर्योदय भी हो रही है और सूर्यास्त भी हो रही है, ठीक है। एक वाइट बैकग्राउंड कर्टन था, एक कर्टन था जो वाइट था, और एक फ्लूट यानी बांसुरी बजाई जाती थी। It was some year later that I had learned that MRA was a kind of counter movement to the international companies, and the big boss of Madras like Mr. Vasan simply played into their hand. मुझे पता लगा कि MR अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज के विरोध एक प्रकार का आंदोलन था, और मिस वासन जैसे बड़े बड़े लोग उसके हाथों का खिलौना बन गए थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, लेकिन मैं इतना भी पक्के रूप से नहीं कह सकता हूँ, निश्चित नहीं हूँ, डैट दिस वॉज इनेटेड द कीज फॉर द अनचेंजेबल एक्सेप्ट्स ऑफ दिस बिग बॉस एंड देयर इंटरप्राइजेज रिमाइंडेड द सेम MRA और नो MRA। तो ये बता रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से तो नहीं कर सकता कि लेकिन वास्तव में यही था, क्योंकि इन बड़े लोगों के उद्योग में वैसे लोग आ जाते थे। MRA वो चाहे न चाहे अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद तो हो या ना हो। इंटरनेशनल कंपनीज और नो इंटरनेशनल कंपनीज, द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैज अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल्स ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइज ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिज्म।
तो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे कम से कम 20 राष्ट्रों से आए थे। सभी प्रकार के रंग और आकार के लगभग 200 लोग जेमिनी स्टूडियो में स्टाफ का काम करते थे। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर वेटिंग टू बी स्लेप्ट विद अ थिक लेयर ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो ये जो था मेकअप विभाग में ऑफिस बॉय द्वारा सामान्य कलाकारों की भीड़ में मेकअप की मोटी मोटी परत लोगों के चेहरे पर लगाकर उन्हें बदल दिया जाता था। A few months later, the telephone lines of the big boss of Madras buzzed, and one again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. और कुछ महीने बाद मद्रास के बड़े लोगों के टेलीफोन बजे तो एक बार फिर जेमिनी स्टूडियो के हम सब लोग एक जगह खड़े हो गए और दूसरे विजिटर्स को यहाँ पर दूसरे लोगों के आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए हम एकदम तैयार हो गए। All they said was that he was a poet from England. और जो भी हमें बताया गया बस यही बताया गया कि वो इंग्लैंड के कोई कवि है जो यहाँ आ रहे हैं। The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. सीधे साधे जेमिन के कर्मचारियों ने इंग्लैंड के जिन कुछ कवियों के बारे में जाना या सुना था वे वर्ड्सवर्थ थे और टेंसन थे। मैंने इनके बारे में सुना था। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ किड्स, लेकिन सुना तो था बाकी कवियों के बारे में लेकिन अधिक पढ़ने लिखे किड्स, सेली एंड बैरोन एंड वन और टू माइट हैव फेथली कम टू नो ऑफ द समवन बाय द नेम एलीट। लेकिन सैली और बैरन को जानते थे और एक दो ने शायद कुछ थोड़ा बहुत इलीट नाम के किसी आदमी के बारे में जाना हो। मैंने बहुत कुछ लोग इस नाम के व्यक्ति को जानते थे, कुछ लोग और व्यक्ति को जानते थे जो लोग इंग्लैंड में पोइट का काम करते थे। हु वाज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ। अब ये व्यक्ति कौन था जो जेमिनी स्टूडियो में आ रहा था, यानी कि जेमिनी स्टूडियो के लोग कुछ पोइट्स के नाम जानते थे जो इंग्लैंड के थे, लेकिन ये उनमें से कौन था जो आ रहा था। ही इज़ नॉट अ पोइट, ही इज़ एन एडिटर, डेट वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। वो एक पोइट नहीं था, वो एक एडिटर था, इसीलिए बॉस ने उसे एक बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया। वासन वाज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकाटन। वासन भी एक पॉपुलर एडिटर थे तमिल के, जिन्होंने आनंदा विकटन का संपादन किया। ही वाजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास। मद्रास में वो ब्रिटिश प्रकाशनों में से वो किसी का संपादक नहीं था। That is those known at Gemini Studios, since the top of the Hindus were taking the initiative. The surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. द हिंदू के उच्चतम लोग पहल कर रहे थे, ख्याल ये था कि कवि किसी दैनिक का संपादन होगा या मैनचेस्टर गार्जियस या लंदन टाइम्स का नहीं। That was all the even the most well informed among us knew. सबसे अधिक सूचनाएं जानने वाला भी इतना ही जानता था, यानी कि जो स्टूडियो था उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर कुछ जानता था कि लंदन से कवि कौन आ रहे हैं उनके बारे में अगर कुछ जानता था तो बस यही जानता था कि वो लंदन टाइम्स का संपादक करने नहीं आ रहे हैं बल्कि वो किसी दूसरे काम के लिए आ रहे हैं। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और एडिटर अराइव्ड। और आफ्टरनून में 4 बजे के करीब पोएट और एडिटर आए। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। वो एक लंबा आदमी था जो काफ़ी सीरियस था, यानी काफ़ी और वो काफ़ी बहुत इंग्लिश मैन लग रहा था और वो हम ऑफ कोर्स हम लोग उसे जानते भी नहीं थे। बैटलिंग विथ हाल्फ अ डजन पेट्सल फैन ऑन द शूटिंग स्टेज। और शूटिंग स्टेज में लगभग आधे दर्जन पैडल पंखों से घिरा हुआ था। द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच। बॉस ने एक बहुत बड़ा भाषण पढ़ा। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर। कि ये बता रहा था कि वो भी
पोएट और एडिटर के बारे में बहुत कम ही जानते होंगे, उन्हें ज़्यादा पता नहीं था। द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वाज पेपर्ड विथ वर्ड लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो जो स्पीच था ये वो स्पीच में वो कुछ नहीं था, भाषण बड़ी बहुत शब्दावली थी उसमें, बस कुछ नहीं था उस भाषण में, क्योंकि वो पोएट और कवि के बारे में वो कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। तो वो क्या बोलेंगे भाषण में, तो उन्होंने बस स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के बारे में बस भर भर के बोल दिया, हो गया। देन द पोएट स्पोक, तब फिर पोएट बोले, ही वुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज एंड साइलेंट ऑडियंस। फिर पोएट बोले हो नहीं सकता कि फिर पोएट बोले ये हो नहीं सकता कि उसने पहले कभी ऐसी चौथाई या कोई बात शांति सभा में भाषण दिया हो। नो वन न्यू व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एसेंट डिफेटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग। कोई नहीं जानता था कि वो क्या बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, उसकी बातें क्या होंगी और वो क्या बोलने को का सफल प्रयास कर रहा था। द होल थिंग्स लास्टेड अबाउट एन हावर, और ये जो पूरा चीज़ कम से कम करीब 1 घंटे तक चला। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिसअपियर्ड इन अटर बैफलेंट व्हाट आर वी डूइंग। फिर पोएट चला गया और हम सब जो हैं वो काफ़ी दिग्भ्रमित थे, यानी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना है। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? तो फिर हम लोग अपने आप में कोई बात करता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों हैं, ये लोग तमिल फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि ये तमिल फिल्म बनाना चाहते हों। People who lives least afford them the possibility of cultivating a taste for English poetry. ऐसा लोग जिनका जीवन उन्हें अंग्रेजी कविता में रुचि लेने की मतलब उन्हें अच्छा लगता है, थोड़ी संभावना देती है, तो वे लोग लेंगे। द पोएट लुक्ड प्रिटी बेफिल्ड टू, और जो पोएट थे वो भी थोड़ा सा उलझन में लग रहे थे। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द सीर इनकॉग्रिटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। और उनमें से एक अंग्रेजी कवि ने रोमांस और श्रम की चर्चा के बारे में बताया था, अनुभव किया होगा ऐसा लग रहा था। ही विजिट रिमाइंडेड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसका यहाँ आना अनसुलझा रहस्य बन गया था कि वो यहाँ क्यों आया था, वो क्या करने आया था, कहीं वो तमिल फिल्म तो बनाने नहीं आया था। तो यही सब जो है ऑथर सोचते, सभी लोग जेमिनी स्टूडियो के जितने भी लोग थे वो यही बस सोच रहे थे। The great prose writer of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose is writing is not and can't be true pursuit of a genuine. It is for the persistence, preserving truth with a heart so shrunken that nothing can break it. तो हम अपने स्टोरी को यहीं समाप्त कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो 2 पार्ट में बनेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो हम इसका अगला जो पार्ट है वो अगली वीडियो में लाएंगे। तो हमने ये अब छोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगी वीडियो, तो ठीक है। अगर आपकी वीडियो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही हम डेली बेसिस पर वीडियो बनाती रहें। सो थैंक यू।